Yes, good morning. Good morning, everyone. Good morning, all of you. Yes, जी, good morning. ओके, चलिए प्रोबेबिलिटी को और आगे बढ़ाते हैं आज. ठीक है. कल तक जो भी अपन ने सुना था प्रोबेबिलिटी में, उसमें कोई डाउट करने के लिए तो कुछ दिया नहीं था मैंने आप लोगों को. तो कल तक आपने जो भी देखा सुना वो समझ में आया? श्योर. प्रोबेबिलिटी में रेंज पे डिस्कस किया अपन ने कल. एक रेंज थी इसकी. P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन पे बात करी जिसमें P और Q दोनों प्रोबेबिलिटीज है, एक सक्सेस और एक अनसक्सेस के लिए. अपन ने प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला देखा, बेसिक फॉर्मूला जो हर जगह काम आएगा किसी भी वैरायटी में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए. उसके बाद अपन ने कॉइन और डाइस पर बात की, टोटल आउटकम्स पे बात की और कॉइन और डाइस पे कुछ बात करी अपन ने. यहां तक किसी को कोई डाउट? आप लोगों में से किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े फिर. और एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को ये बात, कल भी मैंने करी थी जाते समय, कि मैट्राइजेस में जो भी नंबर्स है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा पीडीएफ फाइल को भी इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए. वो 35 नंबर्स तो बहुत छोटे नंबर्स हैं, बहुत कम नंबर्स हैं जो बहुत कम समय में हो जाएंगे. वो पीडीएफ फाइल करने में समय लगेगा, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वहां नंबर्स बहुत सारे हैं और 3x3 ऑर्डर है, प्रूव करना है, ए क्यूब तक निकालना है. तो इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट. तो उसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपको काम जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो शायद अब नेक्स्ट क्लास से हो जाएगा, तो वो फिर थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, है ना. फिर वो लोड आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर आप मैट्राइजेस को शायद टाइम ना दे पाए. ठीक है. ओके देन. प्रोबेबिलिटी में अपन ने कल एक डाइस पर बात की थी. 2 और 3 डाइस अपने पेंडिंग है जिनको अपन आज उठाने वाले हैं. तो करें स्टार्ट? ऑल सेट? चलिए ठीक है. 2 डाइस, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 डाइस है, तो एक बात तो आप लोगों को मालूम है, और वो क्या है? टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके पास 6 to the power n, यानी 6 to the power 2, क्योंकि n इज नंबर ऑफ डाइस, यानी कि 36. तो अगर मैं 2 डाइस के अभी आपसे कोई भी क्वेश्चन करूंगा तो आप डिनोमिनेटर में यानी टोटल आउटकम्स में 36 लिखेंगे. ये क्लियर है? ठीक है. अब अपन बात करते हैं पॉसिबल आउटकम्स की. तो उसके लिए मैं आपके सामने अब कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, कुछ नंबर्स रखूंगा. तो आप समझिएगा, 2 डाइस है तो अब मेरे पास थोड़े ज्यादा ऑप्शंस हो गए पूछने के लिए. एक डाइस में मैंने आपसे कल कुछ बातें पूछी कि इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, प्राइम नंबर, ए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, 2 और मोर देन 2. ठीक है ना. 5 आएगा, डिजिट डिजिट 5 नहीं आएगी, ऐसे कुछ नंबर्स पे अपन ने कल बात की थी. तो 1 डाइस पे मैं ऐसे कुछ नंबर्स आपसे पूछ सकता हूं. अब अगर 2 डाइस हो जाते हैं मेरे पास, तो सिंपल सी बात है कि उन दोनों डाइस पे नंबर्स गिरेंगे, कुछ ना कुछ डिजिट आएगी दोनों डाइस के ऊपर. तब मैं क्या पूछ सकता हूं? तो सबसे पहले मैं पूछ सकता हूं कि उन दोनों डाइस पे जो डिजिट्स गिरेगी उनका सम ये होगा. कोई भी सम जो भी बोलूंगा मैं भी. तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा ये है कि अगर 2 डाइस उछाले जाएं, है ना, तो उसके अपर सरफेस पे जो नंबर्स गिरेंगे उनका सम 9 होगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर? तो सिंपल सी बात है, आपको पॉसिबल बनाने, हमेशा पॉसिबल केसेस, आपको पॉसिबल केसेस चेक करने. टोटल तो आपको पता है 36 है, तो पॉसिबल केसेस देखते क्या होंगे, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स. दोनों डाइस पे जो नंबर्स गिरेंगे उनका सम 9 होना चाहिए, सम, है ना. एक डाइस पे तो 9 गिर नहीं सकता, रीजन होता ही नहीं है, 1 to 6 तक डिजिट होती है. पर अब चूंकि 2 डाइस है तो सम मिनिमम कितना हो सकता है? चलो अपन ये बात कर लेते हैं पहले. सम मिनिमम कितना हो सकता है? 2 डाइस उछालूंगा तो मैं 2, दोनों पे एक एक गिर सकता है, यानी मिनिमम सम 2 हो सकता है. और मैक्सिमम क्या हो सकता है? 12, क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम डिजिट गिर सकती है 6 6. ठीक है ना. तो अब इस 2 से 12 तक में मेरी जो इच्छा होगी वो नंबर्स मैं आपसे पूछ लूंगा सम के लिए. तो फिलहाल मैंने 9 पूछ लिया आपसे कि सम 9 होगा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी. अब सम 9 के लिए मैं केसेस बनाना स्टार्ट करता हूं, पॉसिबल केसेस.
तो पॉसिबल केसेस में मैंने कहा कि आप पहले पे 1 गिर जाए 1, तो दूसरे पे आप मैक्सिमम क्या गिरा सकते हो 6, 8 तो लिख नहीं सकते, और 1 और 6 तो 7 होता है, मुझे सम चाहिए 9, तो 1 के साथ तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो पहले डाइस पे मैं मानता हूं कि 2 गिर जाएगा, तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर आप 6 गिराओगे, 2 और 6 इज इक्वल टू 8, अपन को चाहिए सम 9, तो फिर आपका पहला केस बनेगा 3 और 6, पहले डाइस पे 3, दूसरे डाइस पे 6, सम इज 9, लेकिन एक केस और हो सकता है 4, पहले पे मैंने 3 की जगह 4 कर दिया और रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर मैंने दूसरे डाइस पे रख दिया, दैट इज 5, पहले डाइस पे हो सकता है 5 गिर जाए, कुछ नहीं कर रहा मैं, 3 लिखा मैंने, एक केस बना, अब मैं 3 को 4 कर दूंगा, 4 को 5 कर दूंगा, 5 को 6 कर दूंगा, और रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर ऑन द अदर डाइस, दूसरे डाइस पे मैं बैलेंसिंग फिगर रखता जाऊंगा टू मेक ए सम ऑफ 9, तो 5 तो दूसरे डाइस पे क्या गिरेगा 4, पहले पे 6 तो दूसरे पे क्या गिरेगा 3, पहले पे 7 तो दूसरे पे क्या गिरेगा 2, अरे क्या बात है, कमाल है, ठीक है, तो ये गलती मत करना आप लोग कि यहां पर 7 नहीं लिखना है, स्टूडेंट ये भी लिख देते हैं जल्दीबाजी में, ये भी सोच लेते हैं फ्लो में, तो 7 नहीं होता है डाइस पे, है ना, 1 to 6 तक की लिमिट में रहना है आपको, उससे आगे पीछे नहीं जाना ऑब्वियसली, तो फिर और कोई केस बनता ही नहीं है, तो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स एंड योर आंसर विल बी 4/36, यानी 1/9, तो दिस इज योर आंसर, क्लियर, सिंपल। मान लीजिए मैं आपके कहता कि सम, दो डाइस तो फिक्स है, मैं बार बार नहीं बोल रही, दो डाइस पे ही बात कर रहे हैं अपन अभी, तो दो डाइस हैं और मुझे सम चाहिए मान लीजिए 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 6 व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, तो आप लोग भी दे सकते हैं इसका जवाब जल्दी से, मुझे क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, आंसर बता दो, लास्ट लास्ट आंसर, मैं तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं आपसे, पॉसिबल आउटकम्स नहीं पूछ रहा, तो आप मुझे ये मत बताइएगा 4, 3, 5, 7, प्रोबेबिलिटी पूछी है मैंने आपसे, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे वो आप देख लीजिए और फिर डिवाइडेड बाय 36, टू बाय 9, ओके चेक करते हैं अभी, 6/36 ज्ञानती यानी 1/6, देखिए पवन आपने जो लिखा है पॉसिबल आउटकम्स जो लिखे हैं आपने, अपन क्या करेंगे जब भी आपको पॉसिबल आउटकम्स बनाने होने तो आप एक ऑर्डर में जाएंगे, एक ऑर्डर में चलेंगे, विदाउट ऑर्डर करने में आपको क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा और हो सकता है गलत भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कई बार ज्यादा हो जाते हैं, अभी अपन 2 डाइस की बात कर रहे हैं, आगे अपन 3 डाइस की भी बात करेंगे, तो हमेशा आपको पॉसिबल आउटकम्स जो है वो एक ऑर्डर में बनाने हैं, फॉर्मुलेट करने हैं। अब ऑर्डर क्या है कि पहले डाइस पर आप 1 से सोचिए, हमेशा 1 से, आप ऐसे मत सोचिएगा 6 है तो एकदम से मेरे दिमाग में आ रहा है यार 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फिर आपके दिमाग में आ जाएगा एकदम से नहीं यार 4-2 भी तो हो सकता है, फिर किसी के दिमाग में आ जाएगा नहीं यार 1-6 भी हो, 1-5 भी हो सकता है, ऐसे नहीं, अपन ऑर्डर में सोचेंगे एक, वो ऑर्डर क्या है कि मैं पहले डाइस पे 1 अज्यूम कर लेता हूं, पहले डाइस पे हमेशा 1 अज्यूम करूंगा, अभी इससे पहले वाले नंबर में भी मैंने 1 अज्यूम किया था, पर फिर 1 के साथ 6 और सम 9 हुआ नहीं तो फिर मैंने 1 को इग्नोर किया, 2 पे आया, यहां पर भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं कुछ, पहले मैंने 1 माना, दूसरे पे रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर कितना रखूं कि सम 6 हो जाए, 5, और 5 पॉसिबल है क्या डाइस पे आना, बिल्कुल है, तो ओके 1, 5, अब आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप 1 को 2 कर दीजिए, रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर ऑन द अदर डाइस दैट इज 4, अब 2-4 लिखते, 4-2 नहीं लिखना अभी, है ना, 4-2 भी हो सकता है एक केस, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे अपन उसको, रीजन मेरा ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा, मैं ऑर्डर में चल रहा हूं, अपने आप उसका नंबर आएगा, वो अपने आप आ जाएगा, ओके 2 को मैंने 3 किया, रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर ऑन द सेकंड डाइस दैट इज 3, सम इज 6, नेक्स्ट 3 को मैंने 4 किया, रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर इज 2, 4 and 2 6, फिर मैंने इसको 5 किया, यहां पर मैं लिख देता हूं 1, 5 और 1 6, फिर मैंने इसको 6 किया, लेकिन वहां पर मैं 0 नहीं लिख सकता क्योंकि डाइस पे 0 नहीं होता, तो आपको ऑर्डर में चलना है, बहुत इजी है अगर आप ऑर्डर में चलते हैं तो
तो दो डाइस में आपके पास सम 6 के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो आपका सही जवाब क्या हुआ? 5/36। तो ये तो गलत हो गया था आपका ज्ञानती। ओके, 5/36 is the right answer for getting a sum of 6. Done? तो ऑर्डर में बनाना है आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा। विदाउट ऑर्डर काम करने की आदत मत रखिएगा, भले कितना भी इजी नंबर हो। ओके, वन मोर नंबर फॉर यू गाइज। सम चाहिए मुझे 7। बताएं, सम 7 पॉसिबल आउटकम्स। दो डाइस, सम 7। माय क्वेश्चन इज पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे आपके, ये पूछा है मैंने, ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है। 6/36, 1/6 इज रॉन्ग आंसर। मेरा क्वेश्चन है पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, बस। तो फिर ये आंसर आपका। क्वेश्चन भी सुनिए कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। आपके मैंने पॉसिबल आउटकम्स पूछा है आपसे, तो आपका आंसर है 6। अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देन यू कैन से कि 6/36 और 1/6। तो पॉसिबल कैसे? 6 श्योर। इसी स्टाइल से बनाए, पहले पे 1, फिर 6, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 3, फिर 5, 2 एंड 6, 1। इसी ऑर्डर में बनाए सबने? ओके, गुड। अपने को अब एक छोटा सा रूल और ध्यान रखना पड़ेगा। सम 2 डाइस पे मैं अभी रहूंगा वापस से, लेकिन अभी मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि आगे कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए मुझे पहले कुछ और बात आपको सिखानी पड़ेगी। तो अभी अपन इसको यहां पे रोकते हैं नंबर 3 तक, फिर इसको और आगे लेके जाएंगे। पर इससे पहले अपन एक छोटा सा लॉ और सीख लेते हैं, दैट इज एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ क्या है प्रोबेबिलिटी का? अब तो सुनिएगा ध्यान से, इजी है बहुत। अगर मैं आपसे कहता, मान लीजिए कि कोई इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पूछता, मैं इवेंट ए और ओ आर प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट बी, ये पूछता मैं आपसे। कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट है, मतलब कोई भी काम हो सकता है, उसको मैं ए नाम दे रहा हूं। और एक और दूसरा घटना है, कोई भी इवेंट है, उसको मैं बी नाम दे रहा हूं। इन दोनों की मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे, और बीच में मैंने कहा और, ओ आर, यानी हिंदी में या, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में या। तो जब भी आपको लैंग्वेज में कहीं ओ आर यानी कि हिंदी वाला या दिखाई दे, तो आपको उन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना है, उन इवेंट्स की। यानी आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और फिर इस और के कारण इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे। दैट इज एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जब भी, आई रिपीट, जब भी लैंग्वेज में कहीं ओ आर और आता है, या हिंदी में अपन जिसको बोलते हैं या, तो आप जितनी भी इवेंट्स है, चाहे वो 2 है या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, आप उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, और फिर उन सबको आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस या का मतलब क्या है कि कोई भी एक घटना एक समय पर घटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक काम होगा एक समय पे, दोनों काम नहीं हो सकते। या अगर मैं आपको बोलूं कि भैया बाहर जाओ यार और मेरे लिए पेप्सी या कोका कोला लेके आ जाओ, पेप्सी या कोका कोला बोला है मैंने, यानी आपको ये दोनों लाने के लिए कहा मैंने, या इन दोनों में से कोई भी एक? कोई भी एक, पेप्सी या ओ आर और कोक। इसमें आप कौन सी लेके आओगे? जो आपको पहले मिल जाएगी। अब इसमें आप कोई भी ला सकते हो, ला कोई भी सकते हो, लेकिन लाओगे कोई एक ही, या तो पेप्सी ब्रांड होगी या कोका कोला होगी, और इसमें आपको जो पहले मिल जाएगी आप वो लेके आ जाओगे। दैट इज ओ आर और। इसका एक एग्जाम्पल और था, चलो वो मैं एक बार आगे एक और लॉ बताते हुए फिर मैं एग्जाम्पल देता हूं। वो एक और लॉ है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन लॉ। मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन लॉ क्या बोलता है
कि मान लीजिए मैं आपसे इवेंट ए के लिए पूछता प्रोबेबिलिटी एंड ए एंड डी एंड, आपके हिंदी वाला और है यानी इंग्लिश में एंड, और फिर इवेंट बी के लिए भी बोलता, तो अब आप क्या करते? तो आप इन दोनों इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते और फिर जो भी रिजल्ट आता उसको मल्टीप्लाई कर देते। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कितनी भी इवेंट्स हो सकती, मोर देन टू और मोर देन टू। तो यहां पर मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस नहीं करूंगा, क्योंकि ओ आर और नहीं है, यहां पे ए एंड डी एंड है, और एंड का मतलब क्या होता है कि ये सारी घटनाएं घटित होंगी, ये सारे काम हो रहे हैं। एंड मतलब इवेंट ए भी आ रही है और इवेंट बी भी आ रही है। ओ आर मतलब या तो इवेंट ए आएगी या इवेंट बी आएगी आपके रिजल्ट में। सिंपल। तो ये बात ध्यान रह जाएगी। तो जब भी एंड आएगा वी विल मल्टीप्लाई ऑल द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, जब भी ओ आर और आएगा वी विल एड ऑल द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट। डन। जैसे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, लैंग्वेज मैं अभी पूरी नहीं बता रहा वो क्या थी, पर अब जरूरी नहीं कि ये मैं आपको लिख के दूंगा हर जगह, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ओ आर और आपको लैंग्वेज में लिख के ही दूंगा मैं हर जगह, हो सकता है हिडन हो। आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि यार इसमें और है या इसमें एंड है, वो फील आपको खुद को लेना होगा कई क्वेश्चंस में, और कई क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा साफ साफ, तो इजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे एक नंबर था उसमें एक एग्जाम में किसी बीकॉम में आया था शायद किसी ईयर में, उस नंबर में क्या लिखा था उसने कि एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। ऐसी अभी कर नहीं रहे अपन वो नंबर, से बता रहा हूं आपको क्या था उसमें लैंग्वेज। उसमें कहा 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मान लीजिए फिगर्स में अपने मन से लिख देता हूं भी 25 गर्ल्स थी, तो रिमेनिंग 75 क्या हो गए? बॉयज। तो उसने बोला इसमें से जो है 40 जो थे वो अमीर थे, रिच, तो रिमेनिंग 60 क्या हो गए? पुअर और फ्रॉम नॉर्मल फैमिली। फिर इसमें लिखा था कि इसमें से 35 जो थे वो फेयर कलर थे, तो इसका मतलब बाकी 65 जो है वो डार्क या नॉर्मल कलर के स्टूडेंट्स होंगे। तो ऐसे कुछ इसने इंफॉर्मेशन दे दी थी एक क्वेश्चन के अंदर कि एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी गर्ल्स है, इतने रिच हैं और इतने विथ फेयर कलर हैं। ठीक है। अब उसने क्या लिखा है एंड में, अब जो लाइन लिखी हुई थी उसमें वो एग्जैक्ट लिख रहा हूं मैं सेम। उसमें लिखा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए फेयर रिच गर्ल। ये लाइन मैं एज इट इज लिख रहा हूं, बाकी नंबर्स तो मैंने कुछ भी लिख दिया, अभी मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है नंबर्स। तो अब लास्ट में उसने ये लिखा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए फेयर रिच गर्ल। ऑब्वियसली यही सेलेक्ट करेगा, कोई भी करेगा, तो अगर लड़का होगा तो, लड़की की बात नहीं कर रहा मैं, लड़की होती तो शायद फेयर रिच बॉय सेलेक्ट करती, है ना? सही है क्या ये बात? तो चलो अभी मान लेते हैं लड़कों को कहा होगा कि भाई सेलेक्ट करो एक स्टूडेंट, किसी एक बॉय को कहा, तो वो ऑब्वियसली कोई पागल ही होगा जो अनफेयर पुअर गर्ल को सिलेक्ट करेगा, है ऐसा? सही कह रहा हूं क्या मैं? अरे बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा पता है इसमें, तो सब में स्माइल आ गई सबके फेस पे एकदम है। चलिए खैर, क्वेश्चन यही था, मैंने अपने मन से नहीं बनाया, वहां पर ये आया था। अब यहां पर जो मैं बात आपसे करने वाला था इस क्वेश्चन में वो ये है कि यहां पर क्या है, मतलब एडिशन लॉ है या मल्टीप्लीकेशन लॉ है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। यहां पर क्या है, आपको एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। आप अब देख लीजिए लैंग्वेज में क्या है, मेरे हिसाब से इधर ए एंड डी एंड है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन लॉ है। कैसे? आपको एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, वो फेयर भी होना चाहिए, वो रिच भी होना चाहिए और वो गर्ल भी होनी चाहिए। यही बोलोगे ना आप शायद। यानी ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो तीनों क्वालिटीज हैं, ये आपको उस एक स्टूडेंट में चाहिए। ये तीनों, तीनों का मतलब ऑल, ऑल का मतलब एंड। तो अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, जब बाद में करेंगे, अभी इसको सॉल्व तो कर नहीं रहे अपन, लेकिन मैं क्या करूंगा, फेयर के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं रिच के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं गर्ल के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैं इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो मेरा आंसर होगा। तो ये जो मल्टीप्लाई किया ये मैंने बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डन, ओके। तो ऐसे आपको जो ही नहीं कि मैं एंड लिख के ही दूंगा, सिंपल सी बात है, वो आपको जब पढ़ोगे तो दिख जाएगा क्लियर, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। चलिए, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन लॉ का ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा। हाँ जी,
कैसे 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 हो जाएगी ये देखो ना, 25 गर्ल्स है। हाँ। हम्म। वो तो, वो कंडीशन, फिर आपकी किस्मत खराब है, फिर कुछ नहीं कर सकते जी। फिर आप गलत क्लासरूम में हो एक्चुअली। फिर अगर ऐसा है, वही कोई कह रहा है कि अगर मान लो सारी गर्ल्स ही पुअर है, रिच कोई है ही नहीं, मतलब ये 25 गर्ल्स है, हो सकता है ये सारी 25 गर्ल्स जो है वो 60 पुअर में से हो, है ना, रिच में कोई हो ही नहीं, जैसा कि इसमें लिखा तो नहीं है ना, क्योंकि तो फिर इसका जवाब यही है कि आपको क्लासरूम चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है ना, यू आर इन द रॉन्ग क्लासरूम। कॉलेज चेंज मत करना, क्लासरूम ही चेंज करना। हाँ, वो टर्म एंड कंडीशन है, वो अपन लेते हुए चलेंगे इस तरह की। तो अब मैं नंबर 4 पे आता हूं वापस से। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, टू डाइस, टू डाइस। अगर मैं आपसे कहता कि दो डाइस उछाले और मुझे सम 8 और 11 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अब तो आप लोग सीख चुके हैं, ओ आर और। यस। तो अब आपको सम 8 के लिए भी काम करना पड़ेगा पहले, फिर सम 11 के लिए भी करना पड़ेगा, और फिर उन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना पड़ेगा शायद। ऐसे ही कुछ सोच रहे हो क्या आप भी? हाँ, जवाब आपको देना है ना? आई एम वेटिंग। क्वेश्चंस आपके लिए ही हैं। प्रोबेबिलिटी पूछिए मैंने ना, ओके। व्हाट इज द पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8 और सम ऑफ 11 व्हेन टू डाइस आर रोल्ड? 7/36। जवाब दे आप लोग भी। 7/36 बोल रहे हैं ये लोग तो। 7/36 इज द राइट आंसर और नॉट? यस तिशा, ओके। तिशा ने भी 7/36 ही कहा है, तो फिर सही होगा। तिशा ने गलत दिशा नहीं दिखाई होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, 7/36 आ रहा है, सबका जवाब तो सही होगा। सम 8 के लिए केसेस बना दिए थे ना आपने फटाफट से, क्या बनाए थे? 1 6 नहीं, 2 6 यस, 3 5 यस, 4 4 यस, 5 3 यस, 6 2 यस। 11 के लिए केसेस बनाए आपने, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। तो 5 6 और 6 5। तो आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज, इसकी आपने बोली 5/36, इसकी आपने बोली 2/36, प्लस किया आपने फाइनल आंसर बोला 7/36। आपको एक नंबर मिलता है, एक नंबर ही मिलेगा, है ना? ठीक है, डन। तो और आने पे प्रोबेबिलिटीज जो है इंडिविजुअल वो ऐड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एडिशन लॉ। बात ये थी इसके अंदर। चलिए ठीक है। नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज सम जो होगा वो मोर देन वो मोर देन 9 होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ मोर देन 9? मोर देन 9 में 9 इंक्लूड नहीं होता कभी भी। मोर देन 9 बोला है मैंने, यानी कि 9 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, बताओ। और सोच लो आराम से, जल्दी नहीं है मुझे। आई एम नॉट इन हरी, सो यू कैन टेक योर ओन टाइम। सम मोर देन 9। अरे बहुत सारे अलग अलग जवाब आए मेरे पास इसके। 1/9, 3/36, यानी कि 1/8, 12।
यस, मोर देन 9 का मतलब यही तो हुआ कि मोर देन 9 मतलब क्या होगा कि सम 10 भी हो सकता है या सम 11 भी हो सकता है या सम 12 भी हो सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ, मुझे यही समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही सोचे थे आप भी। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। तो आई रिपीट, सम मोर देन 9, तो इस मोर देन 9 में कहीं ना कहीं ओ आर हिडन है। कैसे हिडन है कि आप मोर देन 9 को जब आप एक्सपेंड करोगे, इसका विस्तार करोगे, तो आपको क्या मिलेगा। तो मोर देन 9 का मतलब मैं यही बोलूंगा कि यार 9 से ज्यादा होना चाहिए सम, यानी 10 होगा या 11 भी हो सकता है या 12 भी हो सकता है, और उससे ऊपर में जा नहीं सकता क्योंकि वी आर टॉकिंग फॉर टू डाइस, अबाउट टू डाइस। तो सम 10 और 11 और 12, यानी आपको इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, उनको ऐड करना है, आपका जवाब आ जाएगा। तो इसके लिए एक ही केस बना होगा, प्रोबेबिलिटी 1/36। इसके लिए दो केसेस बनाए थे अभी अभी अपन ने, 5 6 6 5, प्रोबेबिलिटी 2/36। 10 के लिए तीन केसेस बनेंगे शायद, 4 6 5 5 6 4, तो प्रोबेबिलिटी 3/36। और जब इनको आप ऐड करोगे तो 1/6 या 6/36 इज योर राइट आंसर। बाकी सब गलत। हर्ष, सुमित ने फटाफट से डिलीट कर दिया है, मैंने देख लिया था, लेकिन सुमित, चलिए ठीक है, ये बात भी क्लियर है। लेकिन अब सबको मोर देन 9 मतलब 9 इन सबसे पहले तो 9 इज नॉट इंक्लूडेड, एक तो ये ध्यान रखना है ना, मोर देन 9 बोला है मैंने। और अब क्या क्या इंक्लूडेड है, तो उससे ऊपर जो भी आप जहां तक भी जा सकते हैं। ओके देन, नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 इज सम मोर देन 5, सम मोर देन 5, what is the probability of getting a sum of more than 5? अब ये एक बार मैं बता देता हूं आपको, देखिएगा एक बार। हम्म, ठीक है, वापस कर रहे हो आप, ठीक है, चलिए, ओके ओके, टेक योर टाइम। सम मोर देन 5, 32/36। ओके, एक जवाब मेरे पास ये आया है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 32/36। चेक करते हैं अभी और लोगों की शायद आएंगे रिप्लाई। हो सकता है ज्यादा बन रहे होंगे, मुझे नहीं पता। ओके, जवाब देंगे जल्दी से। सम मोर देन 5, 25/36, 26/36। और आंसर लिखते हैं अपन, ये भी आया है मेरे पास और ये भी आया है मेरे पास, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी। नहीं, गलत होने पे आप लोगों के मैं खुश क्यों होऊंगा? आप लोगों की गलती पे तो मैं दुखी होऊंगा ना। और हर्ष ने भी 26/36 लिख दिया है, एकदम से मूड चेंज हो गया हर्ष का। चलिए, मैं समझाता हूं आप लोगों को, सुनिए। इसमें देखिए दो तरीके हैं करने के। आपका जवाब सही है गलत है भी मालूम पड़ जाएगा आपको। मोर देन 5 का मतलब क्या हो गया कि सम 6 होगा या 7 होगा या 8, ठीक है ना, या 9 या 10 या 11 या 12, यही हुआ इसका मतलब। सबसे पहले ये बात क्लियर है सबको कि मोर देन 5 यानी 6 7 8 9 10 11, यानी आप इन सब की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कीजिए और फिर उनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत लेंथी हो गया है, अपन एक बात करते हैं सिंपल सी। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है हमेशा? 1, ये बात क्लियर है सबको। दो डाइस के केस में आपके पास सम कहां से कहां तक हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे सम हो सकते हैं। इन सब की अगर मैं प्रोबेबिलिटीज लिख देता एक बार यहां पे, मान लीजिए अभी लिख नहीं रहा हूं मैं, मान लो मैं लिखता इन सब की प्रोबेबिलिटीज और फिर उसका सम करता, तो वो मुझे क्या मिलता? 1 मिलता।
वो आप चाहो तो लिख के देख लेना, 1 ही मिलेगा आपको। इनकेस नहीं मिल रहा है तो आपने गलती की है कहीं ना कहीं। अब आपको मैंने क्या कहा कि सम मोर देन 5, यानी आपने यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करी होगी इतनी सारी, और फिर इनको आपने ऐड किया और आपका आंसर आ गया। लेकिन आप एक काम कर सकते थे, 1 में से आप ये वाली प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते और फिर 1 में से इनको लेस कर देते, तो भी आपका जवाब वही आता। अब मेहनत किस में ज्यादा है और किस में कम है वो आपके सामने है। आपको किस में कम समय लगेगा और किस में ज्यादा, वो आप खुद देख सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको मैं क्या करता, अगर एग्जाम में होता तो मैं ये करता, 1 माइनस मोर देन 5 ने, तो मैं लिखता सम 5 और सम 4 और सम 3 और सम 2। मैं ये 4 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता। मोर देन 5 यानी 6 से स्टार्ट हुआ, तो मैंने क्या करा, या तो मैं 6 7 8 9 10 11 12 इन सबको कैलकुलेट करूं, या फिर मैंने 1 माइनस क्या करा, 5 और 4 और 3 और 2। मैंने ये काम किया, एक ही बात है। ये बात तो क्लियर है सभी को? अब आप इनकी प्रोबेबिलिटी देख लीजिए क्या होती है। तो सम टू के लिए एक ही केस बनता है 1 1, तो 1/36। सम 3 के लिए 2 केसेस बनते हैं, 1 2 और 2 1, 2/36। सम 4 के लिए 3 केसेस बनते हैं, 1 3 2 2 3 1, तो 3/36। और सम 5 के लिए 4 केसेस बनते हैं, 1 4 2 3 3 2 4 1, तो 4/36। और अब आपका जवाब हो जाता है 1 माइनस कितना हो जाता है, 10, 10/36। तो ये आपका जवाब हो गया कितना, 26/36। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद जो भी आता है वो आप देख लेना। तो 26/36 इज द राइट आंसर। 26/36 ये रहा, बाकी 25 या 32 गलत थे। ठीक है, ये बात क्लियर है? एक बार रिप्लाई करेंगे प्लीज, ये पॉइंट क्लियर है? तो आपको कहां पर केसेस कम मिल रहे हैं, कहां आपका काम कम समय में हो सकता है, ये तो आपको ही चेक करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले तो नहीं किया आपने, जब मैंने मोर देन 9 बोला तब तो आपने 1 माइनस नहीं किया, क्योंकि वहां 1 माइनस करना महंगा पड़ जाता आपको, क्योंकि 1 माइनस करने में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, 9 और 8 और 7 और 6 और 5 और 4 और 3 और 2। तो इसलिए वहां पर आपने करा नहीं है, लेकिन यहां आपने किया क्योंकि यहां आपको मालूम है कि मोर देन 5 आगे बहुत बड़ा हो गया, तो वो मैं पीछे आ गया फिर यहां पे। डन 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 डन। ओके, नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया, 7? 7 नंबर, 7 नंबर फॉर यू गाइज। सम टू द मोस्ट 4, सम टू द मोस्ट, टू द मोस्ट 4, यानी सम अधिक से अधिक 4 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात कर चुके अपन, टू द मोस्ट मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते अब आप, लेकिन इससे नीचे आ सकते हो, है ना? किस में रखना है? हाँ हाँ बिल्कुल, टू द मोस्ट मतलब इससे ऊपर नहीं जाना है। टू द मोस्ट 4 का मतलब सम 4 होना चाहिए अधिक से अधिक, तो 4 इज इंक्लूडेड ऑब्वियसली। जल्दी 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 जल्दी, आने दो आने दो आने दो, आंसर आने दो। वेरी गुड, सिंपल है। इसमें तो आपने शायद ये लिखा होगा, यानी कि सम या तो 4 हो जाएगा, या सम 3 हो जाएगा, या सम 2 हो जाएगा। ये लिखा होगा आपने शायद। 1, अरे 0 भी बोल दो, सम 1 भी बोला भी किसी ने तो ऑब्वियसली गलती हो जाती है, इसलिए मैंने बताया था। 6/36 इज द राइट आंसर, या 1/6। तो टू द मोस्ट 4 का मतलब यही हुआ कि सम ज्यादा से ज्यादा 4 होना चाहिए। इट मींस 4 या उससे कम, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, अधिक, टू द मोस्ट बोला है मैंने। और यहां पर भी 1 माइनस करना पड़ सकता है आपको। कैसे? कि अगर मैं लिख देता 5 6 7 8, 8 नंबर, सम टू द मोस्ट 9, मान लो मैं ये लिख देता सम टू द मोस्ट 9, तो शायद यहां पे अब कुछ 1 माइनस, आप कुछ ऐसा कुछ करते हैं आई थिंक। सम टू द मोस्ट 9 का मतलब क्या हुआ, सम ज्यादा से ज्यादा 9, ज्यादा से ज्यादा 9 यानी कि सम 9 हो जाए, या सम 8 हो जाए, या 7 या 6, अब ये तो बहुत लेंदी हो गया, 5 या 4 या 3
या 2। तो सर हम ये सब क्यों करेंगे? आप कहोगे हम तो ये करेंगे ना, 1 माइनस सम क्या 10 और 11 और 12। आई थिंक आप ये काम करना पसंद करेंगे इसके अंदर। सही बात है? क्लियर? चलो ठीक है, हो जाएगा। इसको तो अपन नहीं कर रहे अभी। नंबर 9 आप लोगों के लिए है सम। बार बार सम की बात ही कर रहा हूं मैं अभी। सम नीदर 3 nor 7। बताओ जी। सम नीदर 3 nor 7। सम ना तो 3 होना चाहिए ना ही 7 होना चाहिए। अरे बिल्कुल सही, बाकी सब होना चाहिए। सम नीदर 3 nor 7, इट मींस 3 और 7 नहीं होना चाहिए। आप बताओ, वो तो आप करो, जो भी करना है। 1 माइनस करना है, 3 माइनस करना है, जो करना है। ओके तिशा, आई हैव गॉट योर आंसर। देखते हैं। 28/36 यही जवाब आ रहा है मेरे पास। ज्ञानती ने भी यही जवाब दिया है। ओके 28/36 रिप्लाई आ रहे हैं सबके, तो आप लोग भी कीजिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भी करेंगे, चेक करेंगे कि 28/36 इज राइट और नॉट। दो तरीके हैं इसको करने के। सम नीदर 3 नो 7 का मतलब हो गया कि सम, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? तो सम 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5, या 6, या 8, या 9, या 10, या 11, या 12। बेवकूफी है ये काम करना, लेंदी हो गया ना, क्योंकि बहुत कि सम 3 या 7 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 से 12 में 3 और 7 नहीं होना चाहिए, बाकी में बाकी सारे सम हो सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। तो या तो आप ऐसे करो, लेकिन ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं क्या करूंगा अब कि नीदर 3 नो 7 पूछा है ना उसने, तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा सम ईदर 3 और 7। यानी कि मैं पहले कैलकुलेट करूंगा पी, और फिर क्यू निकालने के लिए तो मुझे 1 माइनस पी करना है, आपको पता ही है। तो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले पी कैलकुलेट किया, तो उसने मुझे कहा कि ना तो सम 3 होगा ना 7 होगा, व्हाट इज द पी? मैंने कहा या तो सम 3 होगा या 7 होगा, दिस इज द पी। पहले मैंने वो पी कैलकुलेट करी। तो सम 3 होगा या तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 के लिए दो केसेस बनते हैं, 2/36। ओ आर और यानी प्लस, और जहां पर भी आएगा प्लस करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 7, सम 7 होगा, हाउ मेनी केसेस वी हैव पॉसिबल? 6, तो 6/36। तो योर आंसर इज 8/36। बट ये आंसर जो आपने दिया ये तो ईदर और का है, और उसने बोला था नीदर नॉर। तो अब आप क्या करोगे? इसको 1 में से लेस कर दोगे। अब आपको जो उसने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो पूछी थी वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो आपका आंसर है 28/36। क्लियर है? श्योर? यस, गॉट इट। तो इसको करने के ये दो तरीके हैं। तो ऑब्वियसली पहला वाला तरीका बिल्कुल बकवास है, उसको फॉलो नहीं करेंगे अपन कभी भी। तो जब भी आपसे नीदर नॉर पूछे, आप ईदर और कैलकुलेट कीजिए और फिर उसको 1 में से लेस कर दीजिए। यानी कि ये वाली इक्वेशन हो गई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। मैंने आपसे क्यू पूछा, आपने पहले पी कैलकुलेट किया, और फिर क्यू के लिए आपने 1 माइनस पी किया। रिप्लाई करेंगे एक बार यहां तक कि पिक्चर क्लियर है क्या? कोई डाउट है? ऐसा लग रहा है। आराम से पूछिए जहां कोई दिक्कत हो। किस में से? ये 1 माइनस क्यों किया? ये क्यों? पहले ईदर 3 और 7 कैलकुलेट किया अपन ने। तो वो ईदर 3 और 7 यानी आपने क्या कैलकुलेट किया? वो काम होने की प्रोबेबिलिटी।
यानी आपने पी कैलकुलेट किया। उसने क्या पूछा था आपसे? काम नहीं होने की, यानी वो सम नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसने आपसे क्यू पूछा था। अब यू नो दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यू नो दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, और आपको क्यू निकालना है तो वो क्या होगा? 1 माइनस पी। पी आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 8/36, इसको 1 में से मैंने माइनस कर दिया। नहीं नहीं, वो करने में तो आप कर सकते हो, आंसर वही आएगा उससे, पर एग्जाम में टाइम ज्यादा लग जाएगा, एंड टाइम इज मनी। लेकिन फॉर योर, इन योर केस, टाइम इज मार्क्स। आपके लिए टाइम जो है वो नंबर्स है। जितना कम समय आप एक में देंगे उतना ज्यादा समय आप दूसरे नंबर्स में दे सकते हैं जहां आपको मान लीजिए मुश्किल ज्यादा होगी। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ओके, चलिए, ठीक है, डन। अच्छा जी, नंबर 9 के बाद नंबर 10, सम, वापस सम, सम एज एन इवन नंबर, सम एज एन इवन नंबर। और समय ले सकते हो आप, मुझे जल्दी नहीं है। आई एम नॉट इन हरी, अगेन मैं रिप्लाई द सेम, 13/36, ओके। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, हम तो गलती ही तो पकड़ते हैं, गलतियां पकड़ने के लिए तो रखा है हमको। सम जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, सम एज एन इवन नंबर। तो सबसे पहले दो डाइस में सम क्या क्या हो सकता है? 2 से 12 तक। अब मैंने कहा सम इवन नंबर होना चाहिए, तो यानी अब आप काम करोगे सम 2 और 4 और 6 और 8 और 10 और 12, ये हुआ इसका मतलब, है ना? सम एज एन इवन नंबर का मेरे को तो ये लग रहा है कि इसका मतलब यही हुआ, सम 2 और सम 4 और सम 6 और सम 8 और सम 10 और सम 12। तो यहां पर तो आपको काम करना ही पड़ेगा। यस, चलो अब एक काम करते हैं, आप लोगों को बहुत मैंने परेशान कर दिया है, तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जिसके लिए आपको पॉसिबल केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, है ना? बहुत देर हो गई, आप लोगों को मैं काम कराया जा रहा हूं ये, लेकिन मैंने इसलिए कराया ये सारा काम कि आपकी प्रैक्टिस हो उस चीज की भी, कि पॉसिबल केसेस कैसे देखे जाते हैं। तो वो आपको बात समझ में आ गई कि अपन ऑर्डर में चलते हैं 1 6 2 4 3 5 ऐसे। लेकिन अब आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटी सी टेबल याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। तो फिर एग्जाम में उस टेबल से आपका काम होता जाएगा बहुत इजीली, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। क्या टेबल है वो? दो डाइस, ये अपन दो डाइस की बात कर रहे हैं अभी, है ना? 3 डाइस की नहीं कर रहे। दो डाइस में सबसे पहले सम क्या क्या हो सकता है, वापस लिख देता हूं, मैं अभी लिखा था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो वो अपन बना के देख रहे थे अभी तक। अब आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप ये याद रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और फिर रिपीट कर दीजिए 5 4 3 2। अरे ऊपर नीचे को चला गया, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2, और ये 1 यहाँ आएगा, तो हाँ वही करना पड़ेगा। रुकिए, थोड़ा ऑर्डर खराब कर दिया मैंने, नंबर सही लिखे थे पर ऑर्डर में नहीं लिखे मैंने, उनके सामने नहीं लिखा। वापस लिख देते, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब सब सामने है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये नंबर याद रख लीजिए अब आप, और ये टोटल नंबर ऑफ केसेस आप काउंट कर लीजिएगा, 36 होंगे। और अब इन सब की प्रोबेबिलिटी जब आप लिखेंगे तो 1/36, 2/36, और ऐसे पूरा लिखेंगे, और फिर उसका सम करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो अब ये टेबल याद कर लीजिए आप, तो बस और कुछ नहीं करना आपको। आपको पॉसिबल आउटकम ये रहे, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो ये टेबल आप एग्जाम में बना लो जाके। अब आपसे मैं जो भी सम पूछूंगा आप इसमें से जवाब दे सकते हो। मैंने कहा सम 8 होगा, व्हाट इज द पी? आप बोलोगे 5/36। मैंने कहा सम इवन नंबर होगा, व्हाट इज द पी? पॉसिबल आउटकम्स की टोटल कर लेता हूं, 1 + 3 + 5 + 5 + 3 + 1, यानी 18/36, या 1/2। तो पॉसिबल आउटकम्स नहीं बनाने आपको, अभी जो बना रहे थे ना वो नहीं बनाने आपको फिलहाल, पर वो बनाना आना चाहिए आपको, बस ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने बनवाए, वो बनाना आना चाहिए क्योंकि वो कहीं और काम आएगा।
पर हाँ, अब अगर मैं आपसे कोई सम पूछता हूं तो आप ये टेबल सामने रखिएगा, एग्जाम में भी आप अपने रफ शीट में बना लीजिएगा और फिर जवाब दे दीजिएगा। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन था उसका जवाब अब आप सबको यहां दिख रहा होगा कि मैंने कहा सम इवन नंबर होगा, तो सम इवन में आप काउंट करेंगे किसको, इन सबको, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऐसे अगर मेरा नंबर जो है नेक्स्ट वो होता सम एज एन ऑड नंबर, सम जो है वो ऑड नंबर होगा, व्हाट इज द पी, ऑड नंबर। अगेन 18 बाय ही होता आपका आंसर, लेकिन अब क्या आप टोटल करते हैं इनकी, नहीं, क्यों करूंगा, मैंने तो सम इवन नंबर पूछा है, ये इवन नंबर है सारे, उनको हाँ, है ना। सम ऑड नंबर अगर मैं बोलता सम ऑड नंबर होगा तो यानी कि सम क्या हो सकता है, 3 या 5 या 7 या 9 और या 11, यही हुआ सम ऑड नंबर, विषम संख्या जानते हैं आप सब लोग। तो इन सब के लिए पॉसिबल केसेस कितने हैं वो आपके सामने यहां पर है ही, इनका टोटल कीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, आपका जवाब आ जाएगा। बोलिए, कोई डाउट? नहीं, पक्का, श्योर? और इससे पहले के भी जितने भी नंबर थे उसमें आपको केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉसिबल वाले आप इस टेबल को देख के यहीं से जवाब दे सकते हैं जो भी देना हो आपको, सम वाले केस में। ठीक है, चलो तो फिर फटाफट से नेक्स्ट नंबर बताओ, ये अपना हो गया 10, 10 के बाद मान लो 11 भी हो गया अपना एक, कि मैंने आपको बोल दिया सम एज ऑड नंबर, तो ये भी आ गया आपके पास। फिर मैं अब 12 बोल देता हूं आपको, सम एज ए मल्टीपल ऑफ 3, बताओ जी, सम मल्टीपल ऑफ 3, सम एज ए मल्टीपल ऑफ 3, what is the probability of getting a sum as a multiple of 3 when two dice are rolled? 12/36। फटाफट जवाब आ गया आपका, क्योंकि टेबल आपके सामने है। मल्टीपल ऑफ 3 में आपने इंक्लूड किया किन किन को, तो मुझे लगता है आपने 3, 6, 9 और 12। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब डिविजिबल बाय 3, एक ही बात है, आप डिविजिबल बाय 3 बोलो या मल्टीपल ऑफ 3। तो इन सब के अंदर पॉसिबल केसेस हो जाएंगे, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12। योर आंसर इज 12/36। बोलो बोलो बोलो, यहां तक की पिक्चर। नेक्स्ट 13 नंबर, सम एज ए प्राइम नंबर, जल्दी से बताओ जवाब, सम एज ए प्राइम नंबर। सम एज ए प्राइम नंबर, क्या हुआ, जवाब नहीं आया? सम प्राइम नंबर, और 15/36 जवाब आने लगा है मेरे पास। प्राइम नंबर, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। तो प्राइम नंबर मेरे पास अगर मैं देखूं और सम प्राइम नंबर होना चाहिए, तो यहां मैं इसके अंदर प्राइम नंबर्स कितने हैं वो चेक करना है मुझे। तो यहां पर मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं और फिर 11 है। तो ये सम चाहिए मुझे, और इन सब के लिए पॉसिबल केसेस कितने हैं, तो 1 + 2 3, 3 + 4 7 + 6 13 + 2 15। 15/36 इज द राइट आंसर। ओके, तो बो तो नहीं हो रहे हो? नहीं, सम से तो बो नहीं हो रहे, मैं हो गया लेकिन बोर। तो अब मैं सम हटा देता हूं और नेक्स्ट मैं 40 नंबर लिखता हूं, व्हाट इज
द प्रोबेबिलिटी, कोई दो डाइस है, दोनों पे डिजिट गिरेगी कुछ ना कुछ, और मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। डिफरेंस दो का होगा, डिफरेंस भी तो हो सकता है दोनों का, मैंने डिफरेंस बोला है, सम नहीं। नाउ माय क्वेश्चन इज कि वो दोनों पे जो नंबर्स गिरेंगे उनका जो डिफरेंस है वो दो का होना चाहिए, व्हाट इज द पी। तो यहां पर शॉर्टकट नहीं है, अब यहां पर आपको पॉसिबल आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। नहीं प्लस भी, मतलब प्लस लिखा है मैंने तो 2 पॉइंट होना चाहिए, डिफरेंस 2 का होना चाहिए। नहीं उससे कोई डिफरेंस हमेशा बड़ी माइनस छोटी करेंगे अपन लोग। अब आप बोल दो पहले पे 2 गिरा दूसरे पे 4, तो सर डिफरेंस 2 - 4 हुआ या 4 - 2, तो मैं कहूंगा 4 - 2, डिफरेंस 2 का ही हुआ, माइनस डिफरेंस नहीं मानूंगा। हाँ जी, डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। यहां पर अब आपको पॉसिबल आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। यू, हाँ 2 4 भी हो गया और 4 2 भी हो गया। हाँ बिल्कुल, मान लीजिए आपने 2 4 सोचा कि पहले पे 2 दूसरे पे 4, तो पहले पे 4 दूसरे पे 2 भी केस बनेगा एक, यानी उन दोनों को मैं इंटरचेंज भी करूंगा यहां पर। तो जरा बनाएं कितने पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी बताएं। यहां कोई टेबल नहीं है जिसको आप देख के लिख दें इसका आंसर। ओके, अभी हो जाएगा चेक। हाँ जी, जवाब मेरे पास एक 6/36 आया है, एक 8/36 आया है। चेक करते हैं अभी कौन सा सही है। और अब 8/36 जवाब आने लग गए मेरे पास यहां पर भी, यानी आपके हिसाब से पॉसिबल आउटकम्स 8 बने फॉर गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 2। डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स केसेस बना रहा हूं, देखिए मैं अब केसेस कैसे बनाऊंगा। पहले पे एक गिर जाए, दूसरे पे क्या गिरा हूं मैं अब 3, चलो अब 3 1 हाथों हाथ मत लिखना, अभी तुरंत नहीं लिखना, अपने आप आ जाएगा ऑर्डर में, है ना। 2 2 4 3 5, लेकिन 3 और 1 भी तो हो सकता है। 3 में मैं दोनों तरफ जा सकता हूं, आगे पीछे। 2 में नहीं जा पाया मैं, 2 में 4 ही लिखा मैंने, आगे पीछे लिखता तो 0 लिखना पड़ता, डाइस पे 0 तो होता ही नहीं, है ना। तो 3 में मैंने 5 भी लिखा है और 3 में मैं फिर पीछे भी आ गया एक। ओके 4 4, क्या लिखूं 6, लेकिन फिर 4 के साथ मैंने 2 भी लिखा है। 4 में भी मेरे पास दोनों डायरेक्शन में जाना पॉसिबल था। 5 5 के साथ मैंने लिखा 3, सिर्फ पीछे जा पाऊंगा मैं, अब आगे जाने के लिए मुझे 7 लिखना पड़ेगा, डाइस पे 7 होता नहीं है। 6 के साथ मैं सिर्फ पीछे जा पाऊंगा 4, आगे तो फिर मैं 8 लिखूंगा, 8 कहां होता है। बस और कोई केस बनेगा नहीं, टोटल केसेस। हम्म, हाँ हाँ, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस केसेस 8 ही होने चाहिए बस, तब सब कुछ चलेगा। केसेस 8 होने चाहिए तो सब कुछ चलेगा, सिंपल है यहाँ पर तो। हाँ जी, तो what is the probability of getting a difference of 2 points? Now you have the answer 8/36। पॉसिबल केसेस बना ही लिए थे आपने। नंबर 15, डिफरेंस ऑफ नो पॉइंट। What is the probability of getting a difference of no point? ओके वेरी गुड, सिंपल है। डिफरेंस ऑफ नो पॉइंट मतलब डिफरेंस ऑफ जीरो। डिफरेंस ऑफ जीरो कब होगा? जब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। आपके पास पॉसिबल आउटकम्स 6 होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ठीक है। नंबर 16, वही 2 डाइस उछाले, व्हाट इज द पी, ऐसा सब लिख देगा वो कि बोथ डाइस। अब जो ही नहीं है कि मैं आपसे सम ही पूछूंगा
या डिफरेंस ही पूछूंगा, कुछ और भी लिख सकता हूं मैं, जैसे कि ये बोथ डाइस शो द सेम नंबर। नहीं, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया बस, दो डाइस उछाले, दोनों पे जो नंबर्स गिरेंगे वो सेम होंगे, व्हाट इज द पी, बोथ द डाइस शो द सेम नंबर। तो ये रहा इसका जवाब, अभी अभी ऊपर लिखा था आपने, वही है, डिफरेंस ऑफ नो पॉइंट जो था वही इसका जवाब है, बोथ द डाइस शो द सेम नंबर, इट मींस वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स। वो 6 आउटकम्स क्या है, ये रहे आपके सामने, बोथ डाइस शो द सेम नंबर। सही है, ओके। नंबर 17, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्रोडक्ट ऑफ 12, यानी कि मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकता हूं मैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन से होता है यहां पर, है ना। तो जो भी दो नंबर्स गिनेंगे उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन 12 होगा, व्हाट इज द पी, बताएं। पॉसिबल केसेस बनाने पड़ेंगे, कोई टेबल नहीं है यहां पर भी, टेबल सिर्फ सम के लिए है, बाकी डिफरेंस या प्रोडक्ट वाले केस में आपको पॉसिबल आउटकम्स बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट ऑफ 12, प्रोडक्ट ऑफ 12, प्रोडक्ट ऑफ 12, यस, बिल्कुल सही। 4/36, यू हैव 4 पॉसिबल आउटकम्स। वही सेम सोच लिया अपन ने, वन तो वन के साथ तो अब दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दो, सम सॉरी मल्टीप्लीकेशन 12 तो होगा नहीं, तो 2 के साथ 6, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 5 के साथ कुछ भी नहीं लिख सकते आप, 6 के साथ 2। ओके, सही है, यू हैव 4 पॉसिबल आउटकम्स फॉर गेटिंग ए प्रोडक्ट ऑफ 12। आंसर इज 4/36, 1/9। क्लियर। ये क्या बोलते हैं इसको भाई, अब 18 सही लिख रहा हूं क्या मैं, रोमन में गलत है, क्यों? ये 8 है और ये 10 है, 10 और 8 18, सही है। चलो, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन आपके लिए, क्वेश्चन ये है आगे। एग्जाम में तो आप कुछ भी नहीं, पड़ोस वाले से पूछ के भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा, एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं, आप पूरे शीट को खाली रख दो, पड़ोसी से पूछ दो सारे नंबर और टिक कर दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी गलती मत करना। एग्जाम में ये पता ही है आप लोगों को, वैसे आई एम श्योर नहीं पता हो तो भी बता रहा हूं मैं फिर, कि आप सबको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके नंबरिंग जो होंगे वो उल्टे सीधे होंगे, ऊपर नीचे होंगे, क्वेश्चन सबके सेम होंगे, क्वेश्चन सबके सेम होंगे, लेकिन हो सकता है मेरा जो 50 नंबर है वो इसका 20 हो, आपका 25 हो, उसका 80 हो। ठीक है, तो आप जो वो इशारों से नंबर पूछेंगे कि चौथे नंबर का आंसर बता, फिर वो कहेगा या ए बी सी डी, या जो भी आपकी स्टाइल आप पहले से डिसाइड करोगे वो फेल हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी यहां पर। तो अपने फ्रेंड से आपको अगर चीटिंग करनी है तो आप नंबर बताकर उससे आंसर नहीं ले सकता, आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा पूरा। हाँ, आपको डिक्टेट करना पड़ेगा, नहीं वो सेट वेट कुछ मालूम नहीं पड़ेगा उसको भी, कौन सा सेट है वो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ भी नहीं लिखा होगा, ऐसे लिख के देंगे तो फिर आप तो पूछ लोगे ना, आप उसका सेट ए है और आपका भी सेट ए है, इसका मतलब नंबरिंग सेम होगी अपनी, कुछ भी नहीं होगा वो, कहीं कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो नंबरिंग अलग अलग होगी, तो अब आपको क्वेश्चन बोल के बताना पड़ेगा उसको, अब आपके लिए टफ हो गया, आप इशारों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने वो खड़ा होगा एक पहाड़ जैसा आदमी, जिसको इन्विजिलेटर बोला जाता है। ठीक है ना, तो फिर वो आप पे नजर रखेगा, तो यहाँ चीटिंग करना थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, ऐसी नौबत आनी भी नहीं चाहिए वैसे, सही बात करें तो, कि चीटिंग करके अगर काम किया तो फिर क्या किया, सिंपल सी बात है ना। अपन को चीटिंग करके नहीं करना, अपन को टीचिंग करके करना है। ओके, क्लियर। तो बेईमानी कभी नहीं करनी, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो कोई और काम हो, कहीं पर भी, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो लाइफ में, बेईमानी करके क्यों करना कोई भी काम। नहीं, मुश्किल तो नहीं, जो ही नहीं है मुश्किल होता हो, कभी कभी आसान भी हो जाता है बहुत। हम्म, एक खुद के सेटिस्फेक्शन की भी बात होती है, तो कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार हमने चीटिंग करके काम किया लेकिन मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं
है ना, वो जो डायलॉग आपने सुना है, मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा, है ना, तो ये लाइन ऐसे लगती है यार, ये भी क्या बकवास लाइन है, अपने आप से नजरें क्या नहीं मिला पा रहा है यार, ये वो सब कुछ तो कर रहा है लेकिन वो अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो आदमी खुश नहीं रहता कहीं, ऐसे कुछ आदमी होते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं, देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में, तो वो चीटिंग नहीं करते हैं एंड दे आर हैप्पी। वो नहीं पता। लो नंबर बुला दिया है तुम लोगों ने यार, बढ़िया नंबर सोचा था मैंने, नंबर 18। आप लोग बता दो कुछ हो तो नंबर आपके पास अब। नहीं बता दे तो एक काम करता हूं, चलिए नेक्स्ट नंबर लिखते हैं फिर। नहीं टॉपिक नहीं, अभी आ गया नंबर दिमाग में मेरे। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट ऑफ इवन नंबर, ये स्पेलिंग कुछ गलत लिख दी मैंने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, पॉसिबल केसेस क्या होंगे, डबलेट ऑफ इवन नंबर, एक बार सोचो ऐसी, मान लो आपको ऑप्शन दे देता मैं, तो आप क्या करते, इसमें क्या दिमाग लगाते हैं कि क्या केस बन सकता होगा। आंसर है 18/36, आंसर बी है 4/36, आंसर सी है 3/36, आंसर डी है नन ऑफ द अबाव। कभी कभी नन ऑफ द अबाव भी हो जाता है, बस ध्यान रखिएगा, कभी कभी, इसकी नहीं बात कर रहा मैं, तो ऐसी जनरल। डबलेट ऑफ इवन नंबर, पॉसिबल आउटकम्स बताओ क्या बनेंगे। 3/36 टिक करते हैं आप, पक्का, सोच लो, और मतलब आराम से, जल्दी नहीं है मुझे। आंसर आया डी, नन ऑफ द अबाव आया है मेरे पास अभी एक का, तो फिर किसी ने लिखा है आंसर बी 3/36। सुमित बी तो नहीं लिखा था मैंने 3/36, तो आप बी को टिक करना चाह रहे हो या 3/36 को, सुमित मेक इट क्लियर प्लीज, बी इज द राइट आंसर और 3/36, सुमित। हाँ, ए 18/36। और बताओ और बताओ और बताओ, हर्ष 1/4, 1/4 यानी कि यहां पर तो 1/4 नहीं दिख रहा मुझे। यस गर्ल्स, तनिषा, तिशा, प्रियांशी, ज्ञानती, आप लोग भी बताओ क्या होता अगर मान लो आपको कुछ सोच के टिक करना होता, ये नंबर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, डबलेट ऑफ हेवन नंबर मतलब व्हाट, फिर मैं कुछ ऐसी सोचता अपने हिसाब से, यार ऐसा कुछ हो सकता होगा, ये होगा, ये आंसर होगा। मुझे तो, मैं तो खुद पूछ रहा हूं आपसे। डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब सही बोला आपने बिल्कुल अभी, दोनों सेम होने चाहिए और दोनों इवन नंबर होने चाहिए। डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब ये हुआ, पॉसिबल आउटकम बने 2, 2, 4, 4, 6, 6, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब ये हुआ कि इवन नंबर यानी इवन नंबर होने चाहिए, और डबलेट मतलब दोनों सेम, डबल पेयर, पेयर होना चाहिए सेम नंबर का, दैट इज कॉल्ड डबलेट ऑफ इवन नंबर। या डबलेट ऑफ ऑड नंबर भी बोलता तो तीन केसेस बनते, 1, 1, 3, 3, 5, 5। डन। हाँ जी, एक बार यहां तक रिप्लाई कर दो प्लीज, क्योंकि नाउ आई हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज द लास्ट नंबर ऑफ द डे। तो एक बार यहां तक का रिप्लाई कर दो कि यहां तक की पिक्चर क्लियर है, बात समझ में आ गई है। सब लोग रिप्लाई करेंगे एक बार, जिनको नहीं समझ में आई है वो भी रिप्लाई कर दो, वो भी थम्स अप दिखा दो एक बार तो। अरे नहीं नहीं नहीं, थम्स अप उन्हीं को दिखाना है जिनको समझ में आ रही है, मस्ती कर रहा था। हाँ, सही है, चलो ठीक है, बढ़िया। अब कैसे लिखो अगला नंबर रोमन में, वेरी गुड। नाउ 19 नंबर, ये नंबर अगर आप लोगों ने करके बता दिया तो मैं मान लूंगा कि आपको
सम 2 पे अपन ने जितनी भी बातें करी वो समझ में आ गई। ठीक है, ये नंबर अगर आप सही करके बता देते हैं तो ऑप्शंस नहीं दूंगा, ABCD ऑप्शंस नहीं होंगे, आप प्रोबेबिलिटी जो बताएंगे वो मैं नोट कर लूंगा और फिर अपन चेक कर लेंगे बाद में सही है या गलत। ठीक है, ठीक है, रेडी? दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, रेस रेडी। देखो आइकन आएंगे अभी सब, इधर आपको भी बताना है, दोनों हाथ ऊपर करके, रेडी? ऐसे करना पड़ेगा। रेडी? ये तो सरेंडर वाली बात हो गई, आप सरेंडर कर दिया आप लोगों ने। चलिए नंबर ये है, नंबर तो मैंने सोचा ही नहीं कि क्या देना था। ओके, लास्ट नंबर ऑफ द डे, मल्टीपल of 2 on one dice and multiple of 3 on the other dice। चलो जी, दिमाग लगाओ और आंसर दो। दो डाइस उछालें, what is the probability of getting a multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other dice? You can start now। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर, वेरी गुड हर्ष। अब जो जो आंसर आएंगे मैं एक बार लिखता जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके मल्टीपल आंसर्स आने वाले हैं मेरे पास। तो अब सही या गलत तो बाद में फैसला करेंगे। 6/36 एक जवाब आया है मेरे पास अभी, और चेक करते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस, इट इज सिंपल। यही है, ये लो जी, एक बार फिर सेम जवाब अगर कोई और दे रहा है तो भी मैं रिपीट करूंगा, उसको वापस लिखूंगा 6/36। फिर एक और जवाब आया मेरे पास 0.25, कुछ भी पता नहीं मुझे। एक और जवाब 1/6 यानी 6/36 आया है मेरे पास, तो ये फिर लिख देता हूं मैं। नहीं हाँ, मतलब लेकिन मैं कितने लोगों ने आंसर दिया वो देखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं रिपीट करूंगा। मतलब नाम भी लिखना है? ठीक है, नाम भी लिख देते हैं, ये लो, ये है हर्ष, ये कौन था? राज और अख्तर। अख्तर 1/6 बाय तिशा, 1/6 बाय सुमित, 1/6 बाय अंश, 1/6 बाय ज्ञानती, 1/6 बाय प्रियांशी, 1/6 बाय तनीषा। अरे तनीषा तो कल यहाँ आई थी, आज वहां है। अरे तनीषा तुम आई नहीं आज, मतलब वैसे आई हो पर वैसे नहीं आई। हाँ जी, तो 1/6 इधर, ये भी 1/6 ही थे, केवल एक हर्ष ने कुछ और जवाब दिया है। हाँ, और कोई रह तो नहीं गया? है क्वेश्चन सिंपल है, लैंग्वेज क्लियर है। If two dice are rolled, then what is the probability of getting a multiple of 2 on one dice and a multiple of 3 on the other dice?
1/6 होगा सर। सर सॉरी गलत हो गया। ओके, सुमित ने भी, हर्ष ने भी चेंज कर लिया आंसर और 1/6 बोला है उसने भी। 1/6 सबका जवाब आया है। चलिए ठीक है। मतलब ठीक है, मतलब ये जवाब ठीक है या नहीं है उसके लिए नहीं बोला ये ठीक है मैं, ये ठीक है तो मैं वैसे ही बोला ठीक है। इस साल की आखिरी क्लास का ये जो आखिरी क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं अगले साल की पहली क्लास के पहले क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, तो अब ये सही है या गलत है मुझे भी नहीं मालूम, इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ईयर। कर लें ऐसा, या अभी चाहिए जवाब? ये लोग भी बताएंगे, अगर मेजोरिटी जो भी होगी। अभी जवाब चाहिए या नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर का मतलब जो ही नहीं अपनी क्लास कल ही हो, पता नहीं। कल छुट्टी है? अभी 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 अभी, अरे सब लोगों को अभी चाहिए जवाब। क्या करोगे पता नहीं, अभी न्यू ईयर खराब हो जाएगा आप लोगों का। मान लीजिए मैंने कहा कि गलत है तो न्यू ईयर खराब हो जाएगा, आप लोग उदास हो जाओगे एकदम कि यार ये क्या हो गया, गलत कैसे हो गया। इसलिए मैं तो कह रहा था कि अगले साल दे देता हूं आपका न्यू ईयर तो। ऐसा, चलो देखिए जरा अब आप सब लोग, नंबर आप लोगों के लिए कर रहा हूं ये मैं। सम मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस, मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस। मल्टीपल ऑफ टू में आपके पास एक डाइस पे क्या क्या नंबर होते हैं, चलो वो लिख लेते हैं। 2 4 6, सही है ये बात। मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन द अदर डाइस, मल्टीपल ऑफ थ्री में कौन से दो नंबर हैं आपके पास? मल्टीपल ऑफ थ्री, 3 6, सही है। चलो अब पेयर बनाते हैं, 2 और 3 गिर जाए। पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप चलो उससे पहले एक बार बता देता हूं, आप में से कोई भी सही नहीं था, ठीक है। सबसे पहले पिक्चर ये क्लियर बता रहा हूं मैं, आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं कि आप सब ने गलत जवाब दिया, आप में से एक भी सही नहीं था, इसलिए मैंने बोला था अगले साल बता दूंगा आपको। कोई बात नहीं। 2 3, एक और बनेगा 2 6, ये लिख दिया। या फिर 4 3 4 6, ये लिख दिया। या फिर 6 3 6 6, ये लिख दिया। कितने बन गए? बस। अरे गलत हो आप सब लोग यार। 11 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, 11। क्वेश्चन में ये कहां लिखा है कि पहले डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2 होगा और सेकंड डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 होगा? ये कहां पर लिखा है मैंने? 3 और 2 क्यों नहीं बनेगा? 6 और 2 क्यों नहीं बनेगा? 3 और 4 क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं क्योंकि ये सेम है, इसमें इंटरचेंज नहीं होगा 6 6 में। एंड नाउ आई हैव 11 पॉसिबल आउटकम्स, 11 बाय 36 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या लिखा है वापस देखो, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस। ये कहां पर लिखा है कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द सेकंड डाइस? ये कहां लिखा है मैंने फर्स्ट और सेकंड? तो अगर मान लो यहां पर 2 3 की जगह 3 और 2 गिर गया तो आप क्या कहोगे कि नहीं है इसमें मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 है? वो देख लो दूसरे डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2 है, पहले डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 है। तो यू कैन इंटरचेंज है, आप इंटरचेंज कर सकते थे यहां पर, कर सकते थे मतलब करना ही था, कर सकते थे मतलब कोई आपके इच्छा के ऊपर नहीं था, करना ही था। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, नाउ आई विश यू a very happy new year, see you soon, take care, bye bye, class over।